नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपके पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम इकोनॉमिकम में। इकोनॉमिकम में अर्थात की नई किस्त के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बताएं कि आज इकोनॉमिकम में क्या क्या खास होगा। आज का इकोनॉमिकम कई मायनों में खास है, बड़ा इकोनॉमिकम है आज का। और इकोनॉमिकम में आज आप एक ऐसी चीज़ के बारे में जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे जिन पर जनरली हम चर्चा नहीं करते। सामान्य तौर पर हमारी चर्चा के केंद्र में दुनिया के समुद्री रूट्स नहीं होते हैं जिन पर हम परिवहन करते देखते हैं एक दो देशों को आपस में। हमारे लिए तो सामान आगे हमने इस्तेमाल कर लिया, वो सामान कहाँ आया, किस रास्ते से आया, ये हमारी चर्चाओं के केंद्र में नहीं होता है। अर्थात आज लगभग इसी के आसपास है। लेकिन इसके बाद क्या होगा? अर्थात के बाद अगला पड़ाव होगा आपके सवाल जवाबों का। दो बेहद महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके हम जवाब अंशुमान जी से लेंगे। इनकम की बात होगी। इसके बाद इनकम की बात में क्या खास होगा ये अंशुमान जी से जानेंगे। और चलते चलते किसी किताब या वेब सीरीज पर हम उनसे पूछेंगे जो उन्होंने हाल में देखी या पढ़ी हो। अगर आप मनी सेंट्रल के नियमित दर्शक हैं तो आपको निश्चित तौर पर यह पता होगा कि दुनिया के दो सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते इस समय संकट में हैं, आवाजाही के लिए बंद हैं, नए रास्तों की तलाश हो रही है। अब जो नए रास्तों की तलाश हो रही है, जो दिक्कत में है रास्ते, वो दिक्कत में है क्यों? अब यहाँ से कई बड़े सवाल खड़े होते हैं जो आपके लिए, अगर ये विषय नया है तो आपके मन में तुरंत चार सवाल आए होंगे। पहला कि ये जो दो रास्ते हैं कौन से रास्ते हैं और ये क्यों महत्वपूर्ण है, कितने महत्वपूर्ण है ये पूरी दुनिया में ट्रैवल के लिए, व्यापार का जो परिवहन है उसके लिए कितने महत्वपूर्ण है। दूसरा सवाल कि अगर ये दिक्कत में है तो इनके विकल्प के तौर पर दुनिया के सामने कौन से रास्ते हैं और क्या ये वाकई उनकी जो कमी होगी उसको पूरा कर पाएंगे। तीसरा सवाल, ये रास्ते अगर हैं तो इनको तैयार करने में कितना खर्चा आएगा। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि पानी के इस पूरे भूगोल में भारत का व्यापार परिवहन कैसे प्रभावित होगा। यानी कि ठीक है, पूरी दुनिया में नए रास्ते आए नहीं आए, कैसे आए, वो तो ठीक बात है। भारत का कारोबार, भारत का व्यापार कैसे प्रभावित होगा इस पूरी खींचतान में, ये समझेंगे हम आखिरी हिस्से में इकोनॉमिकम के। तो अगले 40 मिनट ये इकोनॉमिकम देखिए और इन तमाम सवालों के जवाब आप अपने घर लेकर जाइए। लेकिन शुरुआत अंशुमान सर 18वीं सदी के किस्से के साथ कर रहे हैं, जो किस्सा भी दरअसल समुद्री रास्ते की तलाश से ही जुड़ा है। सर, क्या किस्सा है ये? शुभम, इकोनॉमिकम के इस संस्करण में आपका स्वागत है। जिन दो रास्तों का जिक्र शुभम ने किया वो आप लगातार सुर्खियों में देख रहे हैं। एक सुएज कैनाल का रास्ता और दूसरा पनामा कैनाल का रास्ता है। दुनिया ने जब ये दोनों नहरें बनाई थी इसके बाद कभी सोचा भी नहीं कि नहरें बंद हो सकती हैं। आज 300 सदी के 200 सदी के आसपास का, 200 सालों के आसपास का समय हो चुका है। किसी की कल्पना में भी दूर दूर तक ऐसा नहीं था कि सुएज कैनाल और पनामा कैनाल से कारोबार बंद हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद दुनिया मुक्त हो गई थी कि अब कोई समस्या नहीं बची। जितने बड़े भी टैंकर बनाइए, शिप तैराइए, ये दोनों नहरें और दुनिया के समुद्री रास्ते खुले हैं। पर सब कुछ उलट गया, वक्त को कुछ दूसरी ही चीज़ें मंजूर थीं। और इसलिए जो बहस और जो चर्चा हमारे सामने, ये बेहद दिलचस्प है। दुनिया का भूगोल नए सिरे से लिखने की कोशिश की जा रही है, व्यापार का भूगोल नए सिरे से लिखने की कोशिश की जा रही है। इसको सुनते हुए आपको हमारी सलाह रहेगी कि अगर आपके पास कंप्यूटर स्क्रीन है तो उस पर दुनिया का नक्शा खोल लें, या ग्लोब आपके सामने हो तो ग्लोब को रख लें, क्योंकि हम कई सारे ऐसे रास्ते, कई सारे ऐसी जलीय प्रॉपर्टीज़, कई सारे ऐसे देश जिनका हम नाम लेंगे जो शायद आपकी स्मृतियों में नहीं होंगे यदि आप दुनिया के नक्शे से रोज़ाना इंटरेक्ट नहीं करते हैं, रोज़ाना उससे बात नहीं करते हैं। तो आपको आसानी होगी। कई सारे नक्शे, कई सारे ग्राफ हम भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अगर आपके सामने नक्शा रहेगा तो आप उस पर उंगली रखकर समझ सकते हैं कि हम किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। पर बात थोड़ी पुरानी है। बात पुरानी जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं उसकी वजह यह है कि इन दो रास्तों के बंद होने के बाद पूरी दुनिया में बेहद संगठित तौर से, गंभीर रूप से नए व्यापार के रास्तों की तलाश शुरू हो गई है। ये लगभग ऐसा है जैसे कि आप सब कुछ रीइन्वेंट करने जा रहे हैं, पहिए को नए सिरे से इन्वेंट करने जा रहे हैं। ये उस तरीके की तैयारी है। और ये तैयारी कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी पेचीदा है और कौन इस तैयारी का नेतृत्व कर रहे हैं, कौन इसमें फ़ायदे में है, कौन नुकसान में है, इस पर बात करने से पहले हम आपको थोड़ा सा पीछे चल सकते हैं। टाइम मशीन में बैठते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। 18वीं सदी के अंतिम दशकों का समय था। 18वीं सदी लगभग ख़त्म होने के करीब थी। ब्रिटेन के इंजीनियर भारत तक पहुंचने के लिए एक छोटा रास्ता तलाश रहे थे। केप ऑफ गुड होप वाला जो रास्ता था जिससे पुर्तगाली और डच भारत आ रहे थे, उस पर पुर्तगाली और डच तोपें गरजती थीं और
जहाज़ों को बड़ी दिक्कत होती थी। डच ने सबसे पहले भारत से कारोबार शुरू किया था, एक विशेष कंपनी बनाई थी, उसके लिए एक विशेष स्टॉक एक्सचेंज बनाया था। एक किस्सा हम आपको किस्सों के सिक्के में पहले सुना चुके हैं। तो ब्रिटिशर्स की चुनौती ये थी कि उनको भारत तक जाने के लिए एक नया रास्ता और छोटा रास्ता चाहिए था, जिससे कि वो भारत के बाजार का सामान, खासतौर से स्पाइसेस और लिनन, यूरोप के बाजारों में पहुंचा सकें। सबसे पहले बरतानवी इंजीनियरों को सुएज के रास्ते का ध्यान आया कि सुएज का एक रास्ता है, एक सकरी सी पट्टी है, इस पट्टी को अगर खोद लिया जाए तो यहाँ से एक नहर निकाली जा सकती है और उस नहर के जरिए हम भारत तक पहुँचने का रास्ता बना सकते हैं। इस चर्चा में भारत केंद्र में है और पूरे में चर्चा में केंद्र में भारत ही रहेगा, क्योंकि इस दुनिया में इस हिस्से में एशिया और यूरोप के समुद्री रास्तों की खोज में भारत केंद्र में रहा था। भारत से व्यापार करने के लिए रास्तों की खोज और तलाश शुरू हुई थी, इसलिए इस समय जब ये रास्ते बदल रहे हैं तो भारत पर ही सबसे ज़्यादा असर भी होने वाला है। 1798 का वो दौर था। नेपोलियन अपने असफल इजिप्ट अभियान से लौट रहा था। नेपोलियन ने इजिप्ट पर हमला किया था और इजिप्ट पर हमला करने का मकसद नेपोलियन का ब्रिटिशर्स को चुनौती देना था, क्योंकि वो चाहता था कि इजिप्ट के जरिए भारत से कारोबार का एक मजबूत रास्ता खुल सके और इस हिस्से में ब्रिटिशर्स की जो ताकत है उसे कमज़ोर किया जा सके। क्योंकि आपको याद है, अगर आप दुनिया के इतिहास से परिचित हैं, कि ब्रिटिशर्स और फ्रांस के बीच लंबे युद्ध चले थे और अंततः नेपोलियन ऐसे ही युद्ध में हारा था और ब्रिटेन को जीत मिली थी। तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्धों का लंबा इतिहास है। जब वो सुएज पहुंचा था, जब इसी पहुंचा था, तो अपने साथ इंजीनियरों का एक दल लेकर गया था। उस दल ने सुएज को नापने की, जोखने की, खोलने की कोशिश की थी कि उसकी कोशिश थी कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ दिया जाए, यानी रेड सी, जिसका नाम आजकल बार बार आप सुन रहे हैं, और मेडिटेरेनियन, इनको दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए और एक रास्ता बना दिया जाए जिससे कि यूरोप से भूमध्य सागर में शिप आएंगे और वहाँ से रेड सी से होते हुए हिंद महासागर में पहुँच भारत से कारोबार करने लगेंगे। अब ये पूरी योजना सफल नहीं हुई। नेपोलियन को लौटना पड़ा, क्योंकि नेपोलियन को फ्रांस से रसद मिलने में समस्या हो रही थी, बीमारी फैल गई, इजिप्ट के स्थानीय हमलों में और में नेपोलियन की सेना को खासा नुकसान हुआ और नेपोलियन को वापस लौटना पड़ा। ब्रिटेन के इंजीनियर इस रास्ते को खोज कर नेपोलियन को आईना दिखाना चाहते थे। वो चाहते थे कि किसी तरह से वो सुएज का रास्ता खोल लें और इस रास्ते से कारोबार शुरू किया जा सके। लेकिन जो सुएज का इस्थमस है, जो सुएज का हिस्सा जिसको सुएज कहते हैं, जो एक पतला सा समुद्री हिस्सा है जिसको इस्थमस कहा जाता है, जिसके दो तरफ धरातल है और बीच में समुद्र है, इसकी नापजोख में ब्रिटेन के इंजीनियरों ने एक बड़ी गलती कर दी। ब्रिटेन के इंजीनियरों ने जब शुरुआती नापजोख की तो उन्होंने बताया कि लाल सागर का तल, यानी जो रेड सी है, उसका जो लेवल है वो भूमध्य सागर से करीब 8.5 मीटर ऊंचा है और इसलिए इस नहर की खुदाई करना असंभव है। ना तो इतना पैसा है, ना इतना बूता है और न इतना समय है कि इसमें निवेश किया जा सके। हालांकि इस नापजोख में गलती थी जो बाद में स्पष्ट हुई और इसलिए इस रास्ते पर काम करने की योजना बंद कर दी गई और किसी दूसरे रास्ते की तलाश शुरू हो गई। अब दिलचस्प बात सुनिए। भारत में उस समय स्वाधीनता संग्राम के से 23 साल पहले की बात है। भारत का जो पहला स्वाधीनता संग्राम था 1857 में, उससे लगभग 23 साल पहले की बात है। एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे, उनका नाम था कैप्टन फ्रांसिस राउडन चेस्ने। राउडन चेस्ने एक नया रास्ता खोज कर लाए भारत आने के लिए, यूरोप से भारत आने का एक नया रास्ता ढूंढ कर लाए। चेस्ने की सोच थी कि जो यूफ्रेटस नदी है, जो यूफ्रेटस रिवर है, उस पर स्टीम बोट सर्विस के जरिए एक रास्ता खोला जाए। ये भूमध्य सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ेगा, जहाँ बंदर अब्बास बंदरगाह है जो फारस की खाड़ी है, और ये रास्ता ऐसा हो सकता है जो जहाँ से ब्रिटेन से, यूरोप से आने वाला सामान उन स्टीम बोट्स के जरिए लाया जाए और थोड़ा स्थलीय रास्ते पर चलते हुए भारत के पास फारस की खाड़ी तक आए और उसके बाद हिंद महासागर में पहुँचा दिया जाए। चेस्ने की योजना इतनी आकर्षक थी शुभम की ब्रिटिश सरकार ने 1834 में इसे बजट के तहत शामिल किया और इसके लिए 20,000 पाउंड का एक बजट मंजूर किया गया सर्वे और इस पर प्रायोगिक परीक्षण के लिए इस पर ट्रांसपोर्ट शुरू किया जाए। चेस्ने 2 स्टीम शिप लेकर लंदन से टर्की पहुंचे, जो टर्की में बिर्क पहुंचे, जो आजकल के टर्की में बिर्क एक जगह थी जो यूफ्रेटस नदी के किनारे है। वहां जाकर उन्होंने वो दोनों स्टीम शिप खोले, उनको जोड़ा। एक का नाम टिग्रिस था और एक का नाम यूफ्रेटस था। इन दोनों स्टीम शिप्स के नाम भी वहां की 2 प्रमुख नदियों पर के नाम पर रखे गए थे। वो एरिया ओटोमन साम्राज्य के अंडर में था
ऑटोमन साम्राज्य से मंजूरियां मिलने में ब्रिटेन की सरकार को लंबा समय लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि तब तक भारत में बड़े कारोबार कर चुकी थी, उसने चेस्ने की इस योजना को समर्थन नहीं दिया। किस्सा यूं हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहाज़ों के धंधे में काफ़ी पैसा लगा रखा था, शिप्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखा था। तो अगर ये कारोबार स्टीम बोट के जरिए शुरू होता तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शिप्स क्या करते? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस परियोजना को समर्थन नहीं दिया। फिर भी चेस्ने अपनी कोशिश में लगे रहे। धीमे धीमे करके मंजूरी आई और चेस्ने के स्टीम शिप यूफ्रेटस के दरिया में उतार दिए गए। वो 2 स्टीम शिप्स यूफ्रेटस के दरिया में उतार दिए गए। मौसम खराब हुआ, यूफ्रेटस दरिया में के आसपास इतना मौसम खराब हुआ कि एक शिप तो तुरंत डूब गया, जो स्टीम शिप लाया गया था, और दूसरा शिप किसी तरह रास्ते में आगे बढ़ पाया, लेकिन ये पूरी की पूरी योजना वहीं ध्वस्त हो गई। और तब तक 1854 में जो फ्रेंच डिप्लोमेट थे, 1854 में फ्रेंच डिप्लोमेट थे जिनका नाम फर्नांड डी लेस्पस था, जो अलेक्जेंड्रिया में तैनात थे, उन्होंने स्वेज नहर पर काम शुरू कर दिया। इजिप्ट के तत्कालीन सुल्तान और वायसराय थे, उनसे मंजूरी ले ली और दुनिया की सबसे अनोखी नहर तैयार होने लगी। और ये वो जो रास्ता था, जिस एक रास्ते की खोज थी, ये वहीं बंद हो गई। हम लौटकर ये किस्सा हमने आपको सुनाया इसलिए क्योंकि दुनिया लौटकर वापस घूमकर फिर उसी जगह आ गई 18वीं सदी के अंत में, जहाँ जो रास्ता खोजा गया था स्वेज का, और जिससे पिछले करीब 200 सालों से पूरी दुनिया का में परिवहन हो रहा था और ख़ासतौर से एशिया के साथ परिवहन हो रहा था, वो बंद हो रहा है। और इतिहास अब नए सिरे से कलम पकड़ कर तैयार है कि उसे फिर लिखा जाए और फिर नए रास्ते ढूंढे जाएं, और ये नए रास्तों की खोज बेहद रोचक, बेहद दिलचस्प होने वाली है। चलिए, तो वो जो 4 सवाल थे, उनका पहला सवाल कि सुएज और पनामा ये 2 रास्ते जिन पर अभी संकट है, जो अभी दिक्कत में फंसे हुए हैं, सर ये दोनों रास्ते अगर देखे जाएं तो दुनिया के परिवहन की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण हैं? तो शुभम, दुनिया में 2 नहरें बनी तो बाकी रास्तों की बात ही बंद हो गई। जैसे आपने देखा कि ब्रिटेन ने एक नया रास्ता खोजने की कोशिश की थी भारत जाने के लिए, और उसे बंद कर दिया क्योंकि स्वेज आ गई थी। स्वेज से बड़ा कोई रास्ता नहीं था। स्वेज और पनामा ने मिलकर दुनिया बदल दी, विश्व व्यापार की पूरी दुनिया बदल दी। पूरी दुनिया के व्यापार में जितना बड़ा बदलाव स्टीम शिप्स ने किया, शिप्स की तकनीक बदलने ने किया, उतना ही बड़ा बदलाव इन 2 नहरों ने किया, इन 2 परियोजनाओं ने किया। अगर ये नहीं होती तो आज दुनिया का कारोबार किसी दूसरी तस्वीर के तौर पर होता। अभी से लेकर इन दोनों नहरों के बनने के बाद से आज तक, अभी तक दुनिया की किसी शिपिंग कंपनी ने, किसी सरकार ने यह नहीं सोचा होगा कि स्वेज और पनामा बंद हो जाएंगी, ये कैनाल्स बंद हो जाएंगी। ये कल्पना भी नहीं है कहीं से कोविड की, महामारियों की, युद्धों की, सबकी कल्पना की गई, पर इसकी कोई कल्पना किसी ने नहीं की कि ये दोनों नहरें बंद हो सकती, क्योंकि समुद्र से जुड़ी ही नहरें थी और ये अबाध रूप से चलती रहनी चाहिए थी। इसलिए कहीं कोई जोखिम का आकलन नहीं है, कोई रिस्क का असेसमेंट नहीं है। अब वक्त ने बदल दिया और दोनों नहरें एक साथ एक ही समय संकट में हैं, और इन दोनों नहरों को दुनिया के व्यापार की मुख्य धमनी, मुख्य शराब, मुख्य आधार, मुख्य पैर, जो भी कहें उसे माना जाता है। पनामा से अमेरिका और कनाडा और लैटिन अमेरिका के लिए व्यापार सुगम हुआ, क्योंकि पनामा कैनाल ने अटलांटिक को पैसिफिक से जोड़ा था। ये सबसे बड़ा व्यापार भूगोल था, जिस भूगोल को जोड़ने में पनामा कैनाल ने मदद की थी। जबकि स्वेज ने मेडिटेरेनियन को भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ा था, और इससे यूरोप से एशिया को कारोबार खुला था। इन मैप्स को दोनों को ध्यान से देखें। पनामा कैनाल ने अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को जोड़ा, जिससे कि एक बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनी और कारोबार शुरू हुआ, जबकि स्वेज कैनाल से यूरोप से एशिया और चीन तक जाने का रास्ता खुला था। अब स्वेज में क्या हो रहा है, पहले स्वेज को ले लेते हैं। स्वेज में जहाज़ों पर हमले हो रहे हैं। बीते साल यहाँ करीब 19,000 टैंकर शिप गुजरे थे। स्वेज कितना बड़ा रास्ता है। 19,000 टैंकर्स ने पिछले साल स्वेज के रास्ते से यात्रा की थी। दुनिया का 30% ट्रेड केवल इसी रास्ते से आता है। 30% ट्रेड का ये प्रमुख रास्ता है। पहला हादसा हुआ 15 दिसंबर को, जब हैपलाइट का जहाज था अल जसरा, जिस पर हूती रिबेल्स ने हमला किया, और इसके बाद शिपिंग के लिए रास्ता बंद हो गया। हूती के हमले जिस एरिया में हो रहे हैं वो अल-मंदाब स्ट्रेट है। ये एक सकरा समुद्री रास्ता है जो इरिट्रिया, यमन और जिबाउटी की सीमाओं को मिलाकर बनता है, और यहीं पर सबसे ज़्यादा हूती विद्रोहियों के हमले हो रहे हैं। जो नीचे आपको पतला सा हिस्सा दिख रहा है अफ्रीका के, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास जिबाउटी, जहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यहीं पर हूती विद्रोहियों के सबसे ज़्यादा हमले हो रहे हैं। और
यही वो रास्ता है जिससे जो अदन की खाड़ी है, जो बे ऑफ अदन है, वो हिंद महासागर से मिलती है। और अदन किसी दौर में दुनिया के सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण पोर्ट्स में था, जहां भारत का बड़ा कारोबार होता था। मार्क्स जो कंपनी दुनिया का करीब 15% कंटेनर ट्रैफिक संभालती है, उसने रास्ता छोड़ दिया। एक ही कंपनी जो 15% कंटेनर ट्रैफिक करती है, उसने रास्ता बंद कर दिया। सारी बड़ी शिपिंग कंपनियां अब अफ्रीका की परिक्रमा कर रही हैं। उस मैप को अगर हम दोबारा देखें तो केप ऑफ गुड होप से होते हुए आ रही हैं, जो सबसे पुराना रास्ता था, जिस रास्ते को अवॉइड करने के लिए, बंद करने के लिए, रास्ता जो लंबा आप सर्किल देख रहे हैं, जो अफ्रीका के नीचे से होकर जा रहा है, लंदन से मुंबई के बीच के रास्ते को, ये पूरे अफ्रीका की यात्रा करके जा रहा है। 12,300 मील का रास्ता है। स्वेज का रास्ता 7,200 मील का है, के आसपास का है। इसमें लगने वाला समय, अफ्रीका वाले रास्ते में लगने वाला समय करीब 35 दिन है। और इसलिए $1 मिलियन से ज़्यादा का ईंधन लगता है अगर कोई जहाज मुंबई से लंदन के लिए चले इस रास्ते के जरिए, अगर उसको स्वेज का रास्ता छोड़ना पड़े। और अब सारे जहाज इसी रास्ते से जा रहे हैं, इसलिए किराए 20 से 50% तक, 60% तक बढ़ चुके हैं। मतलब अगर रास्ता बदला तो सोचिए खर्चा भी बदल गया और समय भी बढ़ गया। सर, पनामा की भी स्थिति इतनी अहम है? लगभग पनामा की परिस्थिति कुछ दूसरे वजह से बंद हुई। सुएज पर तो युद्ध का साया है, पनामा में पानी नहीं है। पनामा में पानी सूख रहा है। पिछले साल ही यहाँ एक बड़ा ट्रैफिक जाम लगा था। हमने अपने पर्यावरण से जुड़े हुए एक इकोनॉमिक में इस पर विस्तार से चर्चा भी की थी कि पर्यावरण ने दुनिया के व्यापार को कैसे प्रभावित किया है। यहाँ पिछले साल से परिवहन धीमा होने लगा था, जहाज़ों के निकलने की संख्या कम कर दी गई थी। पश्चिम अमेरिका में भयानक सूखा पड़ा हुआ है। पनामा नहर जिस गातून झील से जुड़ी है, उससे पनामा के रिजर्वायर में पानी आता है। पनामा एक कृत्रिम नहर है, जो मनुष्य निर्मित नहर है। इसमें जब कोई जहाज आता है तो इस झील से पानी नहर में छोड़ा जाता है। नहर का जलस्तर ऊपर होता है और उसमें तैरते हुए जहाज दूसरी तरफ महासागर के दूसरे हिस्से में उतर जाता है। अब झील और जलाशय दोनों जगह पानी नहीं है। पनामा में इस किस्म का सूखा है कि 143 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब पनामा नहर को बंद करना पड़ रहा है बार बार पानी की कमी के कारण। एक जहाज को गुजारने के लिए करीब 50 मिलियन गैलन पानी चाहिए, और ये पानी रिसाइकिल नहीं होता, क्योंकि पानी उस जहाज के साथ वापस समुद्र में चला जाता है। तो अगर झील में पानी वापस नहीं आएगा तो वो पानी नहर में नहीं छोड़ा जाएगा और जहाज वहां से पार नहीं होंगे। इसलिए ताजी खबर के मुताबिक करीब 36% आवाजाही इस नहर से घट चुकी है। 36% शिप्स का आना जाना इस नहर से खत्म हो चुका है, रुक चुका है। 80% कार्गो दुनिया का इसी रास्ते से गुजरता है, क्योंकि ये और भी ज़्यादा सेंसिटिव रूट है, महत्वपूर्ण रूट है, क्योंकि दो बड़े महासागरों को जोड़ता है, अटलांटिक और प्रशांत को। आप देखिए, अगर ग्लोब के ऊपर नक्शा आपके सामने है, 2022 में करीब 14,000 जहाज इस रास्ते से निकले थे। 14,000 जहाजों ने इस रास्ते का इस्तेमाल किया था। अब जहाज़ों को जो हॉर्न ऑफ लैटिन अमेरिका है जिसको केप हॉर्न कहते हैं, वहां से होकर जाना पड़ रहा है, जो आपको लैटिन अमेरिका का सबसे निचला हिस्सा छोर पर दिखाई दे रहा है। ये यात्रा इतनी लंबी होने वाली है और ये 2 गुना लंबा रास्ता है। वही बात, उतना ही वही समस्या, ज़्यादा समय, ज़्यादा फ्यूल का ईंधन। अब क्या हुआ कि इन दोनों के बंद होने से अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर और भूमध्य सागर और हिंद महासागर, इनको जोड़ने वाले दोनों रास्ते बंद हो गए, और इसी से बंद हो गया, ठप हो गया दुनिया का कारोबार। अब 180 ट्रेड रूट्स, छोटे 180 व्यापार मार्ग जो इससे निकलते हैं, जो इन दोनों से जुड़े हुए हैं, 2000 से ज्यादा बंदरगाह और 170 देशों के बीच कारोबार पर संकट है। और इसे आप इन नहरों को इस तरह से हम इनके असर को समझ सकते हैं, इनके बंद होने के असर को समझ सकते हैं। बीते साल में 2 बार ऐसा हुआ जब वैकल्पिक रास्तों की तलाश शुरू हुई। जब ये दोनों रास्ते संकट में हैं तो दुनिया को नए रास्ते चाहिए कारोबार के लिए, तो नए रास्तों की तलाश शुरू हुई। सबको ये पता है कि पनामा नहर में पानी लाने का कोई जादू नहीं है, क्योंकि अगर सूखा है तो झील को दोबारा पानी आने का, पानी तैयार होने में लंबा समय लगेगा। और स्वेज और रेड सी का इलाका जिन विद्रोहियों के कब्जे में है, वहाँ दुनिया की कोई बड़ी ताकत दखल नहीं दे रही। तो यह युद्ध कितने समय तक चलेगा, कितना लंबा चलेगा, इसके बारे में किसी को कोई अंदाज नहीं। और ये साल चूंकि दुनिया में चुनावों का साल है, दुनिया के हर बड़े देश में, लगभग 60 देशों में चुनाव हो रहे हैं, तो दुनिया की सरकारें अपने अपने चुनावों पर केंद्रित हैं। वो इस झगड़े को सुलझाने में रुचि नहीं लेंगी, खासतौर से दुनिया की बड़ी और महाशक्तियां। इसलिए शिपिंग कंपनियां, ट्रेडर्स, दुनिया के मार्केट्स ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि
अब दुनिया के कारोबार का भूगोल कैसे बदलेगा और कौन से ऐसे रास्ते होंगे जहां से ट्रेड किया जाएगा। तो सर फिर अगर पनामा नहीं तो फिर है क्या, कौन सा रास्ता है जो इसका विकल्प के तौर पर तैयार होगा? अब हम दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं जहां हम नए रास्तों की खोज को समझने की कोशिश करते हैं, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और दुनिया के अलग अलग मंचों पर, व्यापार के मंचों पर इसका काम शुरू हो रहा है। कहते हैं कि 1900 में सन 1900 में जब अमेरिका के सामने ये प्रस्ताव आया, अमेरिका की सरकार के सामने, कि अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने के क्या रास्ते हो सकते हैं, तो दो रास्तों के विकल्प उनके सामने रखे गए थे। एक पनामा का रास्ता था जो पनामा होकर जाता था, जिसको जो पनामा कैनाल है, और दूसरा एक रास्ता था जो निकारागुआ लेक होकर जाता था, निकारागुआ लेक के भीतर से जाता था। और ये माना जाता था कि उस रास्ते में निकारागुआ लेक बीच में पड़ती है, अगर एक नहर खोद दी जाए निकारागुआ होते हुए तो वो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को मिला सकती है। अमेरिका ने यह रास्ता, वो रास्ता है जिसका ये पुराना मैप हमारे पास है। इसके एक तरफ अटलांटिक ओशन है, दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन है, ये बीच में निकारागुआ लेक है। तो ये माना जा रहा था कि नहर जैसे पनामा के लिए बनाई गई, अगर ऐसी नहर बनाई जाती तो निकारागुआ लेक होते हुए पैसिफिक ओशन में उतार सकती थी। पर यह रास्ता पनामा से ज़्यादा लंबा था, ज़्यादा खर्चीला था, इसलिए उस समय अमेरिका की सरकार और बाकी निवेशकों ने ये रास्ता चुना और पनामा को बना दिया। एक और वजह थी इस एरिया से रास्ता ना बनाने की शुभम, कि निकारागुआ के इस इलाके में वल्कनोज हैं, काफ़ी कई एक्टिव ज्वालामुखी हैं, और जिसके कारण रिस्क था कि ट्रेड वहाँ से कैसे किया जाएगा। लेकिन निकारागुआ की कैनाल कभी भी ओझल नहीं हुई। निकारागुआ की कैनाल पर हमेशा कहीं ना कहीं चर्चा चलती रही। 2010 में एक अनोखा काम हुआ। चीन की एक कंपनी निकारागुआ आई, उस कंपनी का नाम था HKND। इस कंपनी ने निकारागुआ सरकार के साथ इस कैनाल को बनाने की एक संधि कर ली। ये संधि 50 साल के लिए थी और यह था कि चीन की एक कंपनी इस कैनाल को बनाने में निवेश करेगी ताकि पनामा का एक वैकल्पिक रास्ता बनाया जाए जो निकारागुआ होकर जाएगा। हालांकि परियोजना बहुत महंगी थी, चीन की कंपनी ने बाद में हाथ खींच लिया, परियोजना नहीं बनी, क्योंकि एक तो पनामा से प्रतिस्पर्धा बहुत मुश्किल थी, पनामा स्थापित रूट था और जहाज़ों को इस नए रास्ते पर लाना संभव नहीं था। लेकिन अब फिर पनामा बंद होने के बाद निकारागुआ कैनाल चर्चा में। तो ये पनामा का वैकल्पिक रास्ता है जिस पर अब काम शुरू हो गया है। जो ताज़ा अनुमान अमेरिका से हमें मिले उस हिसाब से करीब $40 अरब का निवेश करना होगा पनामा कैनाल के इस वैकल्पिक रास्ते को बनाने के लिए, निकारागुआ से ले जाने के लिए। फिलहाल दुनिया के ज़्यादातर देशों ने इस परियोजना में निवेश की तैयारी नहीं की है, लेकिन ये प्रस्ताव अलग अलग तरह से पनामा कैनाल से प्रभावित होने वाले, पनामा कैनाल के कारोबार से प्रभावित होने वाले देशों की मेज पर पहुंच रहा है, जहां इस पर शायद कोई फैसला किया जा सकता है आने वाले दिनों में। इस साल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया इस साल चुनाव का साल है। एक और दूसरा रास्ता है पनामा के विकल्प के तौर पर, जो अटलांटिक और प्रशांत को जोड़ने वाला एक मैगेलन स्ट्रेट है। एक छोटा सा स्थलीय समुद्री हिस्सा है, इसको मैगेलन स्ट्रेट कहा जाता है। इस रास्ते से भी पनामा का वैकल्पिक ट्रेड किया जाता है। इसका अधिकांश हिस्सा चिली के हिस्से में आता है, कुछ हिस्सा अर्जेंटीना के तट से लगा हुआ है, और इस पर भी अब काम शुरू हो रहा है कि अगर पनामा नहीं तो इस स्ट्रेट से जहाज ले जाए जा सकते हैं और अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच का रास्ता जोड़ा जा सकता है। ये दूसरा विकल्प है जो जिस पर बातचीत शुरू हो सकती है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर जो देखने वाली है वो है जो खर्चा। अंशुमान जी ने बताया कि इतना खर्चा करने के लिए कौन सा देश तैयार होगा। $40 अरब जो पहला वाला रास्ता, उस पर जो अमेरिका का अभी अनुमान आ रहे हैं वो $40 अरब के। सर एक रास्ते का जिक्र आप और कर रहे हैं इसमें, अर्थात में आर्टिक वाला जो है वो जमे हुए समुद्र का जो रास्ता है, ये विकल्प के तौर पर उभर सकता है। सबसे दिलचस्प और सबसे रोमांचक और सबसे ज़्यादा कूटनीतिक चर्चाओं में इस रास्ते पर बात हो रही है। ये उत्तर वाला रास्ता है वो जिस पर अब इस समय चर्चाएं काफ़ी गर्म हैं चारों तरफ। हुआ ये नवंबर 2022 की बात है। रूस का एक ऑयल टैंकर, युद्ध के बीचों बीच की बात है, रूस का एक ऑयल टैंकर आर्कटिक सागर के रास्ते चीन गया था। वेस्लेडिकोव नाम का एक टैंकर था। इस टैंकर को खास तौर पर ये आइस ब्रेकिंग टैंकर था जो आर्कटिक का जमा हुआ समुद्र उसमें चलने के लिए बनाया जाता है। नॉर्मल टैंकर्स की तुलना में जो आइस ब्रेकिंग टैंकर होते हैं उनमें ऐसी तकनीक होती है कि वो सामने की बर्फ़ को तोड़कर आगे बढ़ सके। ये जहाज चला था आर्कटिक तट के में, उत्तर में, रूस के उत्तर में आर्कटिक के कोस्ट के ऊपर एक पोर्ट है रूस का जिसका नाम है मरमांस्क। उस मरमांस्क से ये जहाज चला था। इस जहाज ने बेरेंट सी पार किया और उसके बाद आर्कटिक महासागर में पहुंचा और फिर इसने बेरिंग स्ट्रेट्स पार किया। बेरिंग स्ट्रेट्स वो जगह है जहां अमेरिका और रूस की सीमाएं बिल्कुल मिलती हैं। थोड़ा सा हिस्सा है समुद्र का बीच में, दोनों तरफ, एक तरफ अलास्का है, दूसरी तरफ साइबेरिया है। इस रास्ते से इस जहाज ने अपनी यात्रा की
और 800 किलोमीटर लंबी चौड़ी इस खाड़ी के बाद ये प्रशांत महासागर के रास्ते चीन की तरफ चला गया। ये जहाज, ये वो रास्ता था जिस रास्ते का हम जिक्र कर रहे हैं, ये मरमांस से चला था और अमेरिका, ये जो ऊपर आपको अमेरिका और रूस के बीच का हिस्सा दिख रहा है, ये बेरिंग स्ट्रेट से, और यहाँ से चीन की तरफ चला गया। इसे नॉर्दर्न सी रूट कहा जाता है, इसे उत्तर वाला रास्ता कहा जाता है, इसे नॉर्दर्न सिल्क रूट कहा जाता है, जो भी इसके कई सारे नाम हैं। स्वेज बंद होने की स्थिति में सबसे ज़्यादा चर्चा इसी रास्ते की है, क्योंकि स्वेज बंद होने की स्थिति में जो कारोबार की प्रमुख चुनौती है वो यूरोप और एशिया के बीच में है, और अमेरिका से आने वाला सामान जो यूरोप आता है वो भी इसी रास्ते के जरिए एशिया पहुंचता था। हुआ ये कि आर्कटिक के हिस्से में अब समुद्रों की बर्फ पिघलने लगी है। पर्यावरण की दृष्टि से खराब खबर है क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, लेकिन इस रास्ते के खुलने का रास्ता बनना शुरू हो गया है क्योंकि जमी हुई बर्फ पिघलने लगी और जहाज़ों के लिए अब ये रास्ता शिपिंग के लिए थोड़ा उपयुक्त होने लगा है। नए शिपिंग रास्तों पर काम भी शुरू हो गया है। चीन ने पिछले एक दशक में आइस ब्रेकिंग शिपिंग की तकनीकों पर बड़ा निवेश किया है और चीन ने काफ़ी बड़े शिप्स क्रिएट किए हैं जो खास तौर पर जमे हुए समुद्रों में चलने के लायक हैं, क्योंकि अभी आमतौर पर जितने भी शिप्स दुनिया में इस्तेमाल होते हैं वो जो जमे हुए समुद्र हैं या जो पोल्स के आसपास के समुद्र हैं उनमें नहीं चलते हैं, बल्कि सामान्य समुद्र में चलने के लिए होते हैं। ये जो रास्ता है, इससे यूरोप से एशिया तक का सफ़र यानी चीन तक का सफ़र 35 दिन में पूरा हो जाता है, जबकि स्वेज के रास्ते से करीब 50 दिन लगते हैं, और इसलिए ये रास्ता सबसे ज़्यादा चर्चा में है। अच्छा, एक और चीज़ है कि इस रास्ते से बड़े जहाज भी ले जाए जा सकते हैं जो स्वेज के जरिए नहीं जा पाते। आज भी कई सारे बड़े आकार के जहाज स्वेज के रास्ते नहीं जाते हैं। आपको स्वेज का वो पुराना किस्सा याद होगा ना, स्वेज में एक जहाज फंस गया था 2 साल पहले और स्वेज का रास्ता बंद हो गया, तो बड़े जहाज नहीं जा पाते हैं, वो आज भी केप ऑफ गुड होप होकर अफ्रीका होकर जाते हैं। पर ये जो आर्कटिक वाला उत्तर का रास्ता है, इससे बड़े जहाज़ों को भी ले जाया जा सकता है। यूरोप और एशिया के तमाम देश इस रास्ते से अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं। इस रास्ते के खुलने का सबसे बड़ा लाभ दुनिया में 3 देशों को होगा, उसमें रूस, चीन और कोरिया हैं, क्योंकि ये उनके रास्ते में पड़ेगा और चीन को यूरोप से पहुंचने वाला सामान बेहद सुविधा से बेहद जल्दी पहुंच जाएगा, जिसे पहुंचने में अभी 60 से 70 दिन लगते हैं, जब यूरोप से वो स्वेज के रास्ते हिंद महासागर होते हुए जाता है। अब डर यह है कि इस रास्ते पर रूस और चीन का दबदबा होगा। ये दोनों देश एक साथ मिले हुए हैं और एक अलग ध्रुव बना रहे हैं। चीन ने अगले एक दशक में अपना 15% ट्रेड इसी रास्ते से करने का टारगेट भी रखा है और उसने उसकी तैयारी भी कर ली है, लेकिन इन दोनों देशों के इरादों पर पूरी दुनिया को भरोसा नहीं ना, चीन और रूस पर, कि वो अगर उनके हाथ में ये रास्ता आ गया तो दुनिया के ट्रेड को किसी भी तरीके से प्रभावित किया जा सकता है। रूस और चीन ने इस बात पर समझौता भी कर लिया है कि 2030 तक वो इसे पूरी तरह खोलकर तैयार कर देंगे। बिल्कुल। तो सर, रूस करेंगे ये, चीन करेगा ये, भारत क्या करेगा? भारत के लिए इस पूरी गणित में कहां पर चीजें बैठती देख रहे हैं आप? संयोग की बात है कि दुनिया के भूगोल और व्यापार के इतिहास को देखें तो इन दोनों रास्तों के बंद होने से, पनामा और स्वेज के रास्तों के बंद होने से भारत की मुश्किल सबसे ज़्यादा गहरी है। हम आपको जैसे शुरुआत में बता चुके हैं कि दुनिया में व्यापार के रास्तों की खोज भारत को केंद्र में रखकर ही की गई थी। दुनिया के यूरोप के ज़्यादातर जो सेलर थे या जो एक्सप्लोरर थे, वो भारत को खोजने के लिए निकले थे, और भारत की खोज, चूँकि भारत से पहले ट्रेड हो रहा था और स्थलीय रास्ते के जरिए मसाले और बाकी चीज़ें यूरोप के बाज़ारों में पहुंच रही थी, इसलिए यूरोप के व्यापारियों को पता था कि भारत से अगर समुद्री रास्ता खोल लिया जाए तो व्यापार में आसानी होगी और बड़े पैमाने पर बड़ी मात्रा में व्यापार किया जा सकेगा। तो इसलिए इन व्यापार का इस भूगोल बदलने से भारत की चुनौती सबसे गहरी है, क्योंकि स्वेज का रास्ता सबसे संवेदनशील है भारत के लिए। भारत और उसके आगे मध्यपूर्व तक का कारोबार इस रास्ते से होता है, और भारत ऐतिहासिक तौर पर स्वेज खुलने से पहले से लेकर यूरोप और अफ्रीका और यूरोप से एशिया के कारोबार के बीच का ट्रांजिट पॉइंट रहा है। और भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा पुराने दौरों में, ब्रिटिश और उससे पहले के दौर में, ट्रांजिट के तौर पर आता था कि व्यापारी केरल के तट पर आते थे, भारतीय सामान बीच से लेते थे और फिर तमिलनाडु के तट से पूर्वी एशिया की तरफ यात्रा करते थे। इसलिए इस एरिया में बड़े ट्रेडिंग हब्स बने थे। अब भारत की तरफ से 2 कोशिशें शुरू हुई हैं जो मल्टी मोडल ढांचा बनाने की हैं, जिसकी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन भारत की तरफ से 2 महत्वपूर्ण कोशिशें शुरू हुई कि अगर स्वेज का रास्ता नहीं मिला या लंबे समय तक बंद हुआ तो क्या किया जाएगा। इसकी एक पहली कोशिश हुई नवंबर 2022 में। नवंबर 2022 में क्या हुआ कि रूस के सुदूर उत्तर में बाल्टिक के कोस्ट पर सेंट पीटर्सबर्ग शहर है,
जहाँ से कंटेनर रवाना किया गया। कंटेनर की यात्रा देखिए और आप, बड़ी बेहद दिलचस्प यात्रा थी और यही चुनौती है दुनिया के व्यापार की कि अगर समुद्र नहीं होंगे तो व्यापार नहीं होगा, ऐसा लगता है। इस बात की अगर समुद्री रास्ते नहीं होंगे तो व्यापार कैसे होगा या व्यापार को कैसे किया जाएगा, इसका कोई दुनिया के पास सूझ नहीं है। ये कंटेनर चला, इस कंटेनर को रूस के उत्तर से धुर दक्षिण की तरफ, सीधे दक्षिण की तरफ यात्रा करनी थी। अगर दुनिया के मैप पर आप देखें तो इसने 2000 किलोमीटर की सड़क यात्रा की सेंट पीटर्सबर्ग से, फिर ट्रक के जरिए ये कैस्पियन के कोस्ट पर आया, फिर कैस्पियन सागर में इसे शिप पर लादा गया और इसे अस्त्रखान पहुंचाया गया। अस्त्रखान से ये रास्ते गुजरते हुए अंजाली बंदरगाह पहुंचा। ये पूरा रूट देखिए, सेंट पीटर्सबर्ग से मास्को, मास्को से अस्त्रखान, अस्त्रखान से बाकू के होते हुए ये अंजाली आया, अंजाली बंदरगाह से कैस्पियन के तट पर, और फिर इसके बाद ईरान के बीचों बीच जाने वाला जो पर्शियन हाईवे है, जिसका काफ़ी बड़ा इतिहास है पर्शियन हाईवे का, इस पर्शियन हाईवे से होते हुए ये बंदर अब्बास में आया, फारस की खाड़ी में, जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, और वहाँ से इसे मुंबई के लिए भेज दिया गया। अब ये एक नए किस्म का व्यापार कॉरिडोर था जिसकी कोशिश, जिसका प्रयोग नवंबर 2022 में किया गया। रूस की तरफ से, अभी रूस के विदेश मंत्री भारत में थे 2 दिन पहले, और उन्होंने फिर भारत सरकार से कहा कि आप इस रास्ते से कारोबार शुरू कर दीजिए क्योंकि रास्ता तो खुला हुआ। ये पुराना रास्ता है, इतिहास बताता है कि वाइकिंग्स इस रास्ते के जरिए सिल्क रूट तक आते थे और वाइकिंग्स वहाँ से सामान बेचने के लिए इस्तांबुल तक आते थे। ये पुराना रास्ता है। इसी पर बाकू और अस्त्रखान के पुराने केंद्र थे। भारत के जो व्यापारी थे जो सिंध से, तत्कालीन सिंध और भारत से जाते थे, वो भी इसी रास्ते के जरिए, पर्शियन राजमार्ग के जरिए बाकू और अस्त्रखान में जाकर ट्रेड करते थे। बाकू और अस्त्रखान भारतीय व्यापारियों के बड़े ऐतिहासिक पुराने केंद्र थे। अब इसीलिए इसको पुराने दौरों में वोल्गा कैस्पियन मार्ग कहा जाता है, जो कि सिल्क रूट तक ले जाता है। सुएज की तुलना में शुभ में रास्ता 40% छोटा है। सुएज से आने की तुलना में, अगर भारत को सामान रूस से लाना हो तो सुएज की तुलना में 40% छोटा है। लेकिन चुनौती यह है कि इस रास्ते से तेल और गैस के बाहरी कंटेनर नहीं लाए जा सकते। दुनिया ने अपने व्यापार का आकार बढ़ाने के लिए बड़े बड़े विशाल शिप बनाए हैं। आप भी सोशल मीडिया पर ऐसे विशाल बड़े शिप्स और शिप्स की और कंटेनर्स की फ़ोटो देखते रहे होंगे, क्योंकि दुनिया ने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि उसको सड़क मार्ग से सामान ले जाना पड़ेगा। अब दुनिया का पूरा व्यापार तो समुद्री जहाज़ों के लिए बना है। इस रास्ते के जरिए छोटे आकार के कंटेनर लाए जा सकते हैं। लंबा समय लगेगा, लंबा ईंधन लगेगा, और कई सारे देशों के भीतर से गुजरने के कारण सुरक्षा के गंभीर खतरे भी हैं जिन्हें कोई भी देश अनदेखा नहीं कर सकता। दुनिया के व्यापार ने मल्टी मॉडल व्यापार की कल्पना नहीं की थी कि उसे वापस सड़क के रास्तों पर आ जाना पड़ेगा। यानी सुएज और पनामा बनने से पहले का वो दौर जब कारवां चलते थे और सड़कों के रास्ते ऊंट और गाड़ियों के रास्ते व्यापार होता था। एक और रास्ता जिस पर काम शुरू हुआ है सुएज पर निर्भरता कम करने के लिए, जो इजराइल की योजना है। हालांकि इजराइल युद्ध में फंसा हुआ, अर्थव्यवस्था बुरी तरह ध्वस्त और तबाह है, लेकिन इजराइल की एक पुरानी योजना थी जिसको बेन गुरियन कैनाल कहा जाता है। ये करीब 250 मीटर की कैनाल है जो रेड सी में इलियट पोर्ट को भूमध्य सागर में अश्केलान से जोड़ेगी। ये कैनाल बनाने की तैयारी इजराइल कर रहा था जिससे कि सुएज को छोड़ दिया जाए। और देखिए जेरूसलम के पास से होते हुए इसको बेन गुरियन कैनाल कहा जाता है, लेकिन अब इजराइल के पास इसमें कितना फंड होगा इसे बनाने के लिए, ये देखने वाली बात होगी। 2021 में अमीरात यानी यूएई ने शारजाह और बंदर अब्बास को जोड़ने वाली एक सड़क पर भी काम करना शुरू किया है जो सुएज के रास्ते पर निर्भरता कम करेगी। अब यहाँ सब कुछ तो हो गया, चीन की चर्चा नहीं करेंगे तो बात पूरी नहीं होगी, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर है। चीन ने एक और कॉरिडोर बनाया है जिस कॉरिडोर का नाम है सेंट्रल एशिया कॉरिडोर या वेस्टर्न चाइना वेस्टर्न यूरोप कॉरिडोर। ये ऐसा कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर का मैप आपके सामने है, जो कजाकिस्तान और अजरबैजान से होते हुए यूरोप तक जाता है। इस कॉरिडोर में एक हिस्से पर रेल मार्ग और सड़क मार्ग पहले से बन चुके हैं। आपने वो फोटो, तस्वीरें, खबरें सुनी होंगी कि कैसे बीजिंग से रेलगाड़ियाँ निकल रही हैं जो यूरोप तक जाती हैं। लेकिन ये सब आप देख लें, आपको शायद भरोसा कम होगा कि ये सब हो सकता है क्या, क्योंकि दुनिया के पास समुद्र के जरिए कारोबार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई बड़े विकल्प नहीं है। नए रास्तों के विकास में बड़ा निवेश है, बड़े खतरे हैं, बड़े जोखिम हैं और बड़े खर्चे हैं, और इसका सीधा असर उपभोक्ताओं के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि जो भी सामान समुद्री रास्ते के बजाय बाकी मल्टी मॉडल मार्गों से जाएगा उसकी लागत ज़्यादा होगी। लेकिन फिर भी इतिहास की एक करवट बेहद कीमती है और ये देखने लायक है कि दुनिया
कारोबार की शुरुआत तो सड़क मार्गों पर चलते ही की थी, कारवां चलते थे और कारवों के जरिए आते थे। पर कारोबार को पंख लगे तब जब समुद्री रास्ते खुले, जब समुद्र के रास्तों की खोज हुई और शिप्स आना शुरू हुए। अब वापस दुनिया फिर वापस सड़कों की तरफ, सड़क मार्गों की तरफ लौटती है। तो अक्सर सुनते हैं कि इतिहास दोहराता है, पर यहाँ लगता है कि इतिहास छलांग मारकर वापस लौट रहा है। और विश्व व्यापार के बाजार में, विश्व व्यापार में कुछ खासे बड़े बदलाव आने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगे। नज़र हमारी बनी रहेगी। अभी तो हमने आपको ये बताया कि कौन कौन से वैकल्पिक रास्ते तैयार हो रहे हैं, वहाँ दिक्कतें जो संकट में फंसे हैं वहाँ क्या अपडेट है, ताज़ा आप रोज़ मनी सेंट्रल में देख सकते हैं। नए रास्तों पर क्या निवेश है, कहाँ बात आगे बढ़ी, ये भी हम आपको आगे बताते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात आपके सवाल जवाबों की करते हैं। सर, पहला सवाल विकास शर्मा जी का है। वो ये जानना चाहते हैं कि भारत निवेश के लिए अच्छा डेस्टिनेशन नहीं है। इसमें जो दो बड़ी डिफ़िकल्टी हैं, एक है जो ज़मीन के एक्वायर करने के नियम हैं वो काफ़ी सख्त हैं और दूसरे लेबर के। क्या सरकार इनको कुछ कर सकती है? ये थोड़ा पुरानी थ्योरी हो गई शुभम। अब लेबर और लैंड भारत में उतनी बड़ी चुनौती नहीं है। श्रम कानूनों में तो खासे बदलाव हो गए। आपने देखा कोविड के बाद किसी कंपनी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, छटनी पर, निकालने पर, रखने पर। तो श्रम कानून तो भारत के पर्याप्त उदार हो चुके हैं। और जो कंपनियां एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स में काम कर रही हैं, PLI योजनाओं के तहत काम कर रही हैं, उन्हें और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है लेबर को मैनेज करने के लिए। तो श्रम उतनी बड़ी समस्या नहीं। और अब भारत में धीमे धीमे स्थायी नौकरियों की जगह अस्थायी नौकरियां, कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स का चारों तरफ बोलबाला है। सरकारी नौकरी, सरकारी कंपनियों में भी है। लैंड उतना बड़ा चैलेंज इसलिए नहीं है क्योंकि लैंड की अवेलेबिलिटी है। सरकारें बड़े बड़े व्यापार मेले लगाती हैं, लैंड बैंक क्रिएट कर चुकी हैं। किसी इंडस्ट्री को अगर निवेश करना है तो सरकारें पलक पावड़े बिछाए हुए, लाल कालीन लिए हुए खड़ी हुए कि आइए, ज़मीन भी तैयार है, इंडस्ट्रियल जोन्स भी तैयार हैं। भारत के हर राज्य में 1 दर्जन से अधिक इंडस्ट्रियल जोन्स बने हैं जो खाली पड़े हुए हैं, जिनमें काफ़ी ज़मीनें हैं। तो ये दोनों बड़ी चुनौतियां भारत में निवेश के लिए नहीं हैं। मुझे लगता है कि भारत में निवेश के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो भारत का अपना बाजार और उसकी खपत शक्ति है, क्षमता है। यदि भारत के लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं होगी, खपत की क्षमता नहीं होगी, आय नहीं बढ़ेगी, तो कंपनियां भारत में निवेश नहीं करेंगी। और या फिर भारत को अपने आप को निर्यात का केंद्र बनाना होगा। यानी सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम जितना सामान बनाते हैं उतना सामान उनके देश में नहीं खपता, वो विदेश में जाता है। पर उसके लिए भारत को अपने व्यापार का बड़े पैमाने पर उदारीकरण करना होगा। यही दो रास्ते हैं। या तो आप दुनिया के लिए पैदा करिए और उससे कमाइए और अपने देश की जनता का पेट भरिए, उसे रोजगार दीजिए, या अपनी जनता के हाथ में इतना पैसा रखिए कि वो बनने वाला सामान खुद खरीद सके और जो रोजगार, उत्पादन और खपत का सूचक्र बन सके। तो वो जो सूचक्र था वो टूटा हुआ है, खपत, मांग और रोजगार का। तो वो या तो दुनिया के बाजार से मिलेगा या घरेलू बाजार से मिलेगा। तो चुनौती ज़्यादा बड़ी यहाँ है। विष्णु जी का सवाल है, क्या चीन की अर्थव्यवस्था जापान जैसी हो जाएगी, अमेरिकी अर्थव्यवस्था के आगे नहीं निकल पाएगी, और ये भारत के लिए चीन से भारत में निवेश लाने का सुनहरा अवसर है क्या? चीन के बारे में हम लोगों ने विस्तार से चीन की अर्थव्यवस्था पर चर्चा की थी। वो इकोनॉमिकम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। चीन की अर्थव्यवस्था के भीतर क्या चल रहा है। चीन में एक समस्या जापान जैसी है, जो चीन की एजिंग है। चीन की पॉपुलेशन में बढ़ापा आ रहा है और इसलिए चीन की अर्थव्यवस्था में मांग, घरेलू मांग में कमी आ रही। लेबर के रेट्स बढ़ रहे हैं, लेबर की आपूर्ति बढ़ रही है। पर जापान और चीन की अर्थव्यवस्था में अंतर बहुत बड़ा है। जापान छोटी अर्थव्यवस्था है, चीन काफ़ी बड़ी अर्थव्यवस्था है और चीन के पास बहुत सारी और ऐसी चीज़ें जो जापान का जो सबसे शिखर का दौर था, जब जापान का सूर्य तप रहा था, तो उस समय नहीं थी। तो चीन की अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर टूटी है। पर अभी फिलहाल ये कहना कि चीन की अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ेगी, ये कहना थोड़ा जल्दी होगी, क्योंकि देखना होगा कि चीन अपनी रणनीतियों में कैसे काम कर रहा है, क्योंकि चीन के पास दुनिया का काफ़ी बड़ा बाजार मौजूद है। आगे बढ़ते हैं सर, इनकम के खाने में क्या खास है? इनकम ये हफ्ता और ये आने वाला महीना बजट का महीना है। हालांकि अंतरिम बजट होने वाला है। अंतरिम बजट में कोई बड़े फैसले नहीं होते हैं। सरकार जो फैसले करती है वो मुख्य बजट में करती है, पर फिर भी चुनाव से पहले के बजटों में आमतौर पर बड़ी घोषणाएं होती हैं। बजट की एक एक चीज़ जो आपके निवेश पर, आपकी ज़िंदगी पर असर करेगी, हम उसे विस्तार से बताएंगे। मनी लाइन के साथ बने रहिए। आपकी इनकम पर बजट कैसे असर करेगा, कहाँ हम खड़े हुए हैं, भारत की अर्थव्यवस्था इस बजट से पहले कहाँ खड़ी हुई है, इन सब पर हम विस्तार से अलग अलग कार्यक्रम लेकर आएंगे। और मनी लाइन के सुपर ऐप पर अलग अलग क्षेत्रों में बीमा पर इसका क्या असर होगा, म्यूचुअल फंड पर इसका क्या असर होगा, आपके गोल्ड निवेश पर क्या असर होगा, इस पर हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे, आपके सवालों के जवाब भी देंगे। हेलो मनी लाइन में। तो ये था हमारा आज का इकोनॉमिकम। चलते चलते अंशुमान जी से किताब या वेब सीरीज और पूछ लेते हैं। सर, क्या कुछ खास? एक किताब मैं पढ़ रहा हूँ, काफ़ी दिलचस्प किताब है ये। किताब लिखी है रॉरी सुदरलैंड ने। एंड रॉरी सुदरलैंड
एक प्रमुख कंपनी थी ओग्लिवी, उसके के डायरेक्टर थे। और ये बिल्कुल अनोखी किताब, इस किताब का नाम है अल्केमी, द मैजिक ऑफ ओरिजिनल थिंकिंग एंड वर्ल्ड ऑफ माइंड नंबिंग कन्फर्मिटी। ये दुनिया में कुछ ऐसे अनोखे आइडियाज़ के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करती है, बिल्कुल इरेशनल लगते हैं देखने में कुतर्की लगते हैं, तर्क संगत नहीं लगते, पर दुनिया उन्हें पसंद करती है और दुनिया में उन्होंने कारोबार की बड़ी सफलताएं पैदा की है। तो रोरी सुदरलैंड की ये किताब, अगर आप कारोबार और आइडियाज़ के, बिजनेस के आइडियाज़ के पीछे की कहानियाँ जानना चाहते हैं तो उसके के लिए बेहद अच्छी किताब है। 2021 में आई थी, अल्केमी, पढ़िए, आपको आनंद आएगा। बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारी कहानियाँ इसके भीतर हैं जो आपको प्रेरित भी करेंगी और आपको नई जानकारियों से लैस करेंगी। तो ये था हमारा इस हफ्ते का इकोनॉमिकम। आप अपने सवाल सुझाव हमको ज़रूर भेजिए, अगले एपिसोड में आपके सवालों को शामिल करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।